मीडिया दलाली छोड़कर बेरोजगारों के बारे में सवाल उठाते हैं और उस पर डिबेट भी करते हैं, तो सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को। पेट परीक्षा को लेकर हुए डिबेट, आइए देखते हैं। स्वावलंबी बनता है युवा। और सबसे पहले नौकरी की ही बात करता हूं, रोजगार पर भी मैं आऊंगा। और नौकरी का मतलब अभी भी समाज के एक बड़े तबके में सरकारी नौकरी होती है। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिए, निर्देश दिए तमाम मंत्रालयों को कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएं। यह बात और है कि कुल केंद्र में जो 40 लाख नौकरियां हैं, जो पद हैं, उनमें से 30.5 लाख ही भरे हुए हैं, यानी कि 9.5 लाख पद अभी खाली हैं केंद्र सरकार में। और राज्य सरकारों को भी जोड़ लें तो देश में 60,45,000, यह सरकार का आंकड़ा है, पद अभी खाली पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। बहुत सारे मंत्रालय डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, छटनी हो रही है, और बहुत सारे मंत्रालय छटनी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नौकरी मिले तो कैसे मिले? मैंने पहले भी बहुत उदाहरण दिए कि एक पियून की, एक चपरासी की, एक माली की नौकरी के लिए भी 7 पद का आवेदन था। 7 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? देश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज और कल यूपी पेट की परीक्षाएं चल रही हैं। अब गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं। ये यूपी पेट, पेट का मतलब होता है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे नौकरी नहीं मिलनी है। आपकी एलिजिबिलिटी कि आप सक्षम भी हैं इस नौकरी लायक और उसका इम्तिहान देने लायक, उसके लिए एक टेस्ट होता है, यूपी पेट। 37 लाख लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने, युवतियों ने आवेदन भरा। नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ यह तय होगा कि जब नौकरी के लिए, असल नौकरी के लिए इम्तिहान देने जाया जाएगा तो आप उसके काबिल हैं या नहीं। उसके लिए 37 लाख आवेदन आ गए। और ये रेलवे स्टेशनों पर जो आप देख रहे हैं ना, हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी थे, एस्पिरेंट्स, वो खड़े पाए गए। कोई गोरखपुर का है, देवरिया का है, कानपुर का है, उसका सेंटर 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर रख दिया गया। ट्रेन में चढ़ते आप युवा देख रहे हैं, बहुत सी जगह आरक्षित डब्बों में दरवाजे ही बंद कर दिए गए। वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। 37 में से 3%, 30%, जो लगभग 11 लाख छात्र हो जाते हैं, वो इम्तिहान दे ही नहीं पाए। और मैं बढ़ा चढ़ाकर आंकड़ा नहीं बताता हूं कभी भी। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि भर दिया, आवेदन तो भर दिया पर इम्तिहान देने नहीं पहुंचे। उनको मिलाकर भी आप देखें 30% तो इम्तिहान देने ही नहीं गए। बसों की कमी पड़ गई। पैदल मारे मारे कोई भटक रहा था, कोई होटल ढूंढ रहा था देर रात तक, अगले दिन इम्तिहान देना है। और ये जो इम्तिहान होता है, ये यूपीएसएसएससी में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां निकलेंगी, उसके लिए आपकी काबिलियत, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए था। अभी नौकरी नहीं निकली है। वो गांव देहात में एक कहावत है,
गांव बस्यानी मंगते हांडगे। नौकरी, अभी नौकरी का आवेदन नहीं है, पर मारामारी देखिए और युवाओं की परेशानी देखिए। और 2 दिन में 37 लाख छात्रों को इम्तिहान में आने के लिए कह दिया गया, तो इंतजाम कहां थे? ट्रेनों बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? रहने खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? टेस्ट सेंटर्स इतना दूर क्यों रखे गए? बेसिक सवाल हैं ये। हम युवा शक्ति की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। 14 से 25 साल की उम्र के जो हमारे युवा हैं, मैं बेरोजगारी दर की बात नहीं कर रहा हूं, रोजगार की दर जहां 22.5% से ऊपर थी, पिछले कुछ सालों में वो घटकर 10.9% पर आ गई है। यानी कि रोजगार की दर 14 साल से 25 साल सबसे अहम साल नौकरी के लिए, वहां रोजगार दर आधे से भी नीचे आ चुकी है। और ऊपर से बदइंतजामी तो अपनी जगह, धांधली भी हो रही है। गिरफ्तारियां की गई हैं, 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी पेट इम्तिहान में गड़बड़ी, धांधली की गई। सॉल्वर गैंग्स चल रहे हैं, पेपर आउट हो जाते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर बाहर जाता है, सॉल्वर लग जाते हैं, पर्चियों के जरिए आपको जवाब दे देते हैं, वो आप लिख दीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये एक और गोरख धंधा, ईमानदार मेहनती छात्रों के साथ जालसाजी, क्रूर मजाक भी लगातार चल रहा है। और इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। ये बदइंतजामी क्यों, ये धांधली क्यों, मारे मारे क्यों फिर रहे हैं छात्र। और अब मैं रोजगार पर भी आता हूं। मैं ये हमेशा से कहता आया हूं कि हर एक आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। तो हां, रोजगार, स्वरोजगार, स्वावलंबी बनिए, स्टार्टअप शुरू कीजिए। मुद्रा लोन की बात करने लगती है सरकार, आंकड़े नहीं देती। 8.25% से ज्यादा बेरोजगारी दर इस वक्त चल रही है, पर रोजगार का सवाल पूछो, 35 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिए। भाई, असल में रोजगार कितने सृजित हुए वो आंकड़ा नहीं आता है। और यहां पर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि आर्थिक विषमता, सामाजिक खाई, आर्थिक खाई, अमीर और गरीब के बीच की पाट वो इतनी बढ़ती जा रही है कि 1% लोग देश की कुल कमाई का 22% पाते हैं। 1% लोगों को देश की कुल कमाई में उनकी हिस्सेदारी 22% की है। ऊपर के 10% जो हैं वो 57% कमाई ले जाते हैं, ऊपर के 10%। और आधी आबादी निचले पायदान पर जो है 50%, वो देश की, उसके हिस्से आती है देश की 13.25% कमाई। इसी में एक आंकड़ा बताने भूल गए और सिंपल मैथमेटिक्स है। ऊपर के 10% 57% कमाई उनके हाथ में है, नीचे के 50% उनके हाथ, उनके पल्ले हाथ लगती है 13.25% कमाई। तो 57 और 13 70, यानी कि जो 40% है सो कॉल्ड मिडिल क्लास, उसके हाथ देश की 30% कमाई आती है। जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है, 40% आबादी उससे भी कम ले रही है। 50% तो खैर ले ही रही है, तो 90% हो गया। तो रोजगार के इस अहम सवाल को जब तक हम हल नहीं कर पाएंगे, युवा शक्ति को देश की ताकत, विश्व गुरु बनाने में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे?
यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। कैसे मिलेगा रोजगार? पद 1, आवेदन 1000, बल्कि 10,000, लाख भी। और परीक्षा में धांधली और बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन? चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक मेहमान तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन पहले इन युवाओं से मैं बात करना चाहूंगा। इनके ऊपर क्या बीत रही है, मैं चाहूंगा ये आप लोगों से, दर्शकों से साझा करें। मेरे साथ हैं सुशील पांडे। इन्होंने बाकायदा एक मंच बना दिया है, युवा बेरोजगार मंच। शिवम श्रीवास्तव हैं, छात्र हैं और यूपी पेट में अभ्यर्थी भी। अभिषेक पाठक, ये भी छात्र हैं और अभ्यर्थी भी। साथ ही साथ संभल से मेरे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम जुड़ रहे हैं और इनके साथ कुछ युवा हैं। इसके अलावा प्रांजल मिश्रा कानपुर से जुड़ रहे हैं, इनके साथ भी युवा हैं, छात्र हैं। तो शिवम, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? और ये तो एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं कि इस परीक्षा में पास हो गए तो नौकरी मिल जाएगी। सर कल मेरा पेट का एग्जाम मेरा कानपुर में लगा था। मैं हरदोई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी से, मैं खुद और अपने भाई के साथ, मेरा छोटा भाई उसका भी था, हम लोग सर पेट का एग्जाम देने पहुंचे। सर पूरे कानपुर में इतनी भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ की ना बस की सवारी हम लोग को मिल पा रही थी, ना ट्रेन से हम लोग पहुंच पा रहे थे। और पहुंचने के बाद भी हम लोग को सेंटर ढूंढने में सबसे बड़ी समस्या हो रही थी सर। मेरी तो परीक्षा भी छूट गई सर, क्योंकि मुझे सेंटर ही नहीं मिल पाया। क्योंकि लोकल कानपुर के जो भी लोग थे उनसे भी जानकारी भी हम लोग लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको खुद ही नहीं पता था कि सेंटर कहाँ पे है। सर किसी भी मतलब टूटे फूटे विद्यालय, जिस विद्यालय का सही से नाम भी नहीं मिल रहा है ढूंढे, उन विद्यालयों को सेंटर बना दिया है। कहीं भी सर घुसेड़ दिया है विद्यालयों में। सर बेंच नहीं है, गाय भैंस सर वहां पे विद्यालयों में घुसी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये सेंटर है सर। इस तरीके की इतनी बुरी सर व्यवस्था हो रखी थी। तो आपने, आपके पास ये फॉर्म और ये एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आया? आपने पहले कोई इंतजाम नहीं किए थे क्या शिवम? सर ये एडमिट कार्ड जो था वो पहले आ गया था, लेकिन सर अब गूगल मैप के जरिए से हम लोग ढूंढते हैं सर। अब लोकल कानपुर के तो है नहीं, तो गूगल मैप पे सर लोकेशन डाल के हम लोग पहुंचे, लेकिन सर वहां पे सेंटर ही नहीं मिल पाया। सबसे पहली बात तो सर इतनी भीड़ थी कि पहुंचने में सर देरी हो गई सर, गाड़ियां ही नहीं मिल रही थी कोई भी सर वहां पे। सरकार तो कहती है कि हमने ये बस की सुविधा कर दी, उस बस की सुविधा कर दी सर, लेकिन इतनी ज्यादा बसें भरी हुई थी, बसों को मतलब अवेलेबिलिटी इतनी बुरी तरीके से थी कि बसें मिल ही नहीं रही थी सर। पैदल दौड़ दौड़ के सर हम लोग सेंटर पहुंच रहे थे सर। सुशील पांडे, पर सरकार अगर यूपी पेट का इम्तिहान कराती है, भाई कोई भी नौकरी का आवेदन निकला, दुनिया भर के लोग आवेदन भर देते हैं, उनमें से किसी की काबिलियत होती नहीं है, किसी की काबिलियत होती है, संख्या बहुत भारी दिखती है, उस पर और दबाव बन जाता है। सरकार अगर ये स्ट्रीमलाइन कर रही है, ये तो युवाओं के भले के लिए है कि नहीं? देखिए सर, सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने बेरोजगारी का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया। ये सरकार सर पिछली बार भी यूपी पेट की परीक्षा कराई थी 2021 में, तब लमसम 20 लाख के ऊपर अभ्यर्थी फार्म भरे थे, लेकिन उसके बाद जो इनको परीक्षा करानी थी मुख्य परीक्षा लेखपाल, अभी तक मैं पूछना चाहता हूं आपके मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि यूपी पेट 2021 के बाद कितनी भर्ती इन्होंने पूरी कराई। अब पात्रता परीक्षा फिर एक बार फिर से 2022 ये ला दिए, उसमें भी इतने फार्म पड़े हैं, उसमें भी कोई भर्ती नहीं। बस सरकार यूपी पेट या यूपी टेट करा के बस अपने खजाने को सर भर रही है। हम युवाओं के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं सर, यूपी में जो अलग अलग विभागों में अलग अलग रिक्तियां हैं, मैं सर आपको बताना चाहूंगा। पुलिस विभाग में 1,40,000, पंचायत विभाग में 9,369, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 45,755, आयुष मंत्रालय में 8,069, समाज कल्याण में 4,269 और कर निबंधन में 9,016, खाद्य रसद में 4,467, वन विभाग में
1707, लोक निर्माण में 10,913 और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं 2,17,481 और इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बने हुए हैं, लेकिन इस पे कोई इनका मुद्दा ही नहीं है। यूपी टेट पे यूपी टेट, जैसे यूपी पेट हो रहा है वैसे यूपी टेट ये करा जा रहा है। और राजस्व विभाग में वही बात कर रहे हैं, जो अभी लेखपाल की भर्ती हुई है 29,034 पद खाली हैं लेखपाल के भी राजस्व विभाग में। कृषि विभाग में 12,158 पद खाली हैं और सचिवालय प्रशासन में 3,008 और महिला बाल विकास में 5872, कारागार में 5,071, सिंचाई विभाग में 23,187, वित्त विभाग में 4472, तकनीकी विभाग में 5,785 और ये सर विश्व गुरु बनाने का सपना आप देख रहे हैं। अब बताइए सर, जब पात्रता परीक्षा ही कराएंगे आप, रोजगार का नाम लेंगे नहीं और जो परीक्षाएं होंगी उसमें धांधली हो जाएंगी तो युवा बेचारा क्या करेगा। अब यही देख लीजिए, अभी यूपी पेट की परीक्षा हुई है, इम्तिहान हो गया, पर पात्रता साबित करने के बाद वो नौकरी, एक अदद रोजगार नहीं मिल पाता है। मोहम्मद सद्दाम, आप संभल में हैं, वहां छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हीं की जुबानी सुनवाइए जरा। जी जी संदीप, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप और क्या दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ा? बरेली से है। क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी है ये सब, मतलब आने जाने में थोड़ी दिक्कत है, वरना कुछ ऐसा खास नहीं। खाना तो इंसान अपना स्वयं ही लेके आया होगा, यहाँ पे खाया होगा। यहाँ खाने में थोड़ा पानी की दिक्कत है, पानी का इशू है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सर। क्या दिक्कतें सामने आई है आप? सर आने जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भीड़ बहुत ज्यादा है सर। हाँ। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। 2-2 दिन पहले स्टेशन पे आके बैठ जा रहे हैं, ट्रेन मिलेगी। एक तो ट्रेन का टाइम सर सही नहीं है, कोई ट्रेन 5 घंटे ले जाएगी, कोई 6 घंटे। इसके बच्चा एक पहले ही पहुंच रहा है सेंटर, 5 सेकंड टाइम से नहीं पहुंचा तो पेपर छूट जाए, कोई पेपर यही दिक्कत। तो संभल में थोड़ा देखिए, कनेक्शन की दिक्कत आ रही है और कनेक्टिविटी की दिक्कत की बात हो रही थी। छात्र पहुंचने में ही पसीने छूट गए अपने एग्जामिनेशन सेंटर। प्रांजल, आप कानपुर में हैं, कानपुर का भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर शिवम श्रीवास्तव हरदोई से कानपुर आए, ऐसी ऐसी जगह सेंटर्स बनाए गए थे, खोजे नहीं मिल पा रहे थे। आपके साथ जो छात्र हैं, इनको क्या दिक्कतें सामने पेश आई? क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मिश्रा सर। मनीष, क्या समस्याओं का, आपको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर एक तो सर जैसे कि बहुत दूर से आना पड़ रहा है सर, एक तो इतनी जाम है, भीड़ भाड़ है, सब बहुत कस्बे सब सर, बहुत दिक्कत हो रही है सर। एक तो सेंटर इतने दूर डाल दिए हैं कि आने जाने में बहुत सा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि पास में सेंटर होना चाहिए था? हाँ सर, बिल्कुल सर होना चाहिए था, क्योंकि हमें जैसे हमारे बहुत भाई हैं, उनको भी सुविधा, मतलब जो सुविधा होती है तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। अच्छा, बस ट्रेन में जहाँ पर सामान रखने की जगह होती है वहाँ पर भी आप लोग बैठ करके आए हैं? वहाँ पे भी सर जैसे ऊपर की परत है, कोई भी ले लो, जब वहीं सर सब लोग बैठ चढ़ के कैसे भी करके खड़े होके सब सर यात्रा कर रहे हैं सर। क्या शुभ नाम है आपका? दुर्गेश पांडे नाम है हमारा। हमारा सवाल मतलब सरकार के लिए ये है कि पहली बात तो दूर सेंटर कर दिया, दूसरी बात है ऊपर से परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं, तीसरी बात ये रोज मतलब पेट फ्री मतलब जो टेस्ट रोज लिया जा रहा है, दूसरी बात वैकेंसी आ रही है तो कहाँ से हम लोग पेपर देके क्या फायदा है, क्या करेंगे पेपर देके। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम लोग पैसे दे रहे हैं, इतना सब कुछ खर्च, हर बार सरकार जो है कि हम लोग को फॉर्म डलवाएगी और पैसे हम लोग से लूट लूट के क्या, मतलब ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा देश। हमारा देश, मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, ये विश्व गुरु बनना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये वाली लाइन काटना नहीं, ठीक है भाई साहब। और सबसे बड़ा सब मतलब सरकार क्या, मतलब ये सब पूरा सब नाटक चल रहा है एक तरीके से। हम लोग जो यहाँ से ऑटो वाले बैठ रहे हैं, वो थोड़ी दूर 10 किलोमीटर बोले 100 रुपए लाओ, मतलब लूटा जा रहा है सिर्फ किसको, विद्यार्थी को। और मतलब नौकरी है नहीं, पेपर रोज दे लो, पेपर दे लो, बस कुछ नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब बवाल बंद करो, जो भी चल रहा है प्रांजल, इन्हें बता दीजिए ये लाइव हैं, हम ऐसी जो पीड़ा है, जो दुख है, परेशानी है छात्रों की, हम लाइव दिखा रहे हैं और एक भी शब्द, एक भी लाइन हम काटेंगे नहीं। और सत्ता के गलियारों तक इनकी आवाज सुनाई दे रही है इस वक्त। और मैं परिचय करा दूं अपने राजनीतिक मेहमानों का भी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, शलभमणि त्रिपाठी, युवा चेहरा बीजेपी के, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, बीएसपी समर्थक और प्रोफेसर हैं खुद प्रोफेसर सतीश प्रकाश, और एलजेपी आर जो मोदी सरकार का लगातार समर्थन करती है
उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शलभ, आपने तमाम छात्रों के मुख से ही उनकी परेशानियां सुनी, और सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि पात्रता के तो टेस्ट लिए जा रहे हो, उसमें भी 37 लाख 2 दिन के अंदर टेस्ट करा रहे हो। बद इंतजामी पर तो मैं बाद में आता हूं, पर नौकरी नहीं मिल पा रही। पात्रता के लिए टेस्ट देते रहो, नौकरी का तो नहीं आता आवेदन कभी। संदीप, मैं बहुत देर से बहुत गौर से आपको सुन रहा था। आपने 2-3 चीजें कही हैं, मुझे लगता है उन 2-3 चीजों में आपको भी खुद को अपडेट करना चाहिए। आपने कहा कि ये अभी केवल पात्रता की परीक्षा है, कोई नौकरी की परीक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको खुद को अपडेट करना चाहिए। सिर्फ पात्रता की परीक्षा नहीं है, ये नौकरी की भी परीक्षा है। आप कहते हैं वांट नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले आबकारी सिपाहियों की बाकायदे नियुक्ति पत्र बांटे गए उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर आपको मेरी बात पर शक है, गूगल कर लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले सहायक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे गए उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर आपको मुझ पर शक है, आप गूगल कर लीजिए। कितनी नौकरियां मिली बताइए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ जाऊंगा, वो आपको डेटा भी दे दूंगा, वो आपके सारे उपलब्ध हैं। वो मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ बताएंगे, मुझे बोलने दीजिए। अभी जूनियर इंजीनियर्स के बांटे गए नियुक्ति पत्र, उसमें भी आप देखेंगे तो सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप ये कहते हैं कि नहीं, आप जैसा एक गंभीर एंकर जब ये कहता है धांधली हो गई, कहां धांधली हो गई? 30 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, एक जगह पेपर आउट नहीं हुआ, कहां धांधली हो गई? आपने वो दिन भूल गए क्या जब एक परिवार के 10 लोगों की लिस्ट आती थी और एक ही जिले से 54 लोग एसडीएम बना दिए जाते थे? आज तो गरीब का बेटा पीसीएस अफसर बन रहा है, आज गरीब का बेटा नायब तहसीलदार बन रहा है। तो तुलना करने से पहले, थोड़ा बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। हमारी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, 23 लोग गिरफ्तार किए गए। वो 23 लोग गिरफ्तार किए गए तो क्या धांधली हो गई? जो धांधली करने का प्रयास कर रहे थे मुन्ना भाई थे, उनको पकड़ के जेल के भीतर ठूंस दिया। तो कार्रवाई करें तो गुनाहगार, कार्रवाई जो नहीं करते थे वो भी गुनाहगार। तो आप इस तरह एक तराजू पे दोनों को नहीं तोल सकते। चलिए सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, संदीप, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। और आप भी पत्रकार रहे हैं और बड़े तेज तर्रार जुझारू पत्रकार थे शलभ, और हमने साथ साथ काम किया है। आपने जेई और तमाम अभी नौकरियों का उल्लेख किया। कितनी नौकरियां लगी, कितनी नियुक्ति पत्र बांटे गए? मैंने कहा ना कि देखिए, अभी सरकार को गठित हुए 6 महीने का वक्त हुआ है नई सरकार को। पिछली सरकार में हमने 6 लाख नौकरियां दी, जबकि अखिलेश जी की सरकार ने और बहन मायावती जी की सरकार मिलकर 2 लाख, 2.25 लाख नौकरी दे पाई। 6 लाख के भी 4 आंकड़े आप ही की सरकार ने पेश किए, गलत कह रहा हूं तो बताइए। 6 लाख का भी आंकड़ा आया, 4.5 का भी आया, 3 लाख का भी आया। वो आंकड़ों की विश्वसनीयता, अगर मैं सवाल करता हूं गलत कर रहा हूं क्या, बताइए मुझे शलभ। संदीप जी, आप आरटीआई लगा लीजिए, और या तो आप ही बोलते हैं, मुझे भी 2 मिनट बोलने का वक्त। अरे 2 क्या 40 मिनट, 7-8 मिनट पूरी कमेंट्री चलाई। युवाओं की बात आपने बता दिया भ्रष्टाचार भी हुआ, एक जगह पेपर लीक नहीं हुआ, 30 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, कहीं पर एक भी जगह पेपर पहले खुला नहीं, एक भी जगह व्हाट्सएप पे पेपर नहीं आया। 30 लाख बच्चे अगर सड़क पे इम्तिहान देने निकलेंगे, प्रशासन कितनी भी व्यवस्था कर लेगा। 8000 से ज्यादा बसें लगाई गई थी, 2 दर्जन के करीब जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 30 लाख बच्चे अगर इम्तिहान देने निकलेंगे, और हम लोगों ने भी इम्तिहान दिया, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मैंने भी इम्तिहान दिया है, और आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते थे। होती है समस्याएं, ऐसा नहीं है। अगर 30 लाख बच्चे सड़क पर उतरेंगे, प्रशासन को कितना भी इंतजाम कर लेगा, कुछ ना कुछ समस्या आएंगे। लेकिन मंशा कहां पे आप गलत है, आप ये 2 ही दिन में आप जैसा 37 लाख आपको मालूम है अभ्यर्थी हैं। 2 ही दिन में ये स्टैगर्ड वे में, चरणबद्ध तरीके से भी इम्तिहान हो सकता था, नहीं हो सकता था? देखिए, आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स बनते हैं वो स्कूलों में बनते हैं, कॉलेजेस में बनते हैं। उन स्कूलों कॉलेजेस की भी अपनी लिमिटेशन है, उनके यहाँ स्कूल की पढ़ाई होती है, उनके यहाँ बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। आप जरा समग्रता में देखिए ना संदीप, थोड़ा मैं समग्रता में देख रहा हूं। देश में चुनाव होते हैं, मुझे बता, एक मिनट, जब देश में चुनाव होते हैं, अरे मुझे कुल मिलाकर 16 करोड़ है ना वोटर, कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 1 मिनट बताइएगा ना शलभ, उत्तर प्रदेश में कितने वोटर हैं? आपने कहा धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, अभी उस पे भी आऊंगा। जो बात कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं शलभ। उम्मीद नहीं होती संदीप, 1 मिनट बताइएगा ना प्लीज शलभ, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने वोटर हैं? सड़क पे नहीं उतरते। कितने वोटर हैं? सड़क पे इम्तिहान देने नहीं उतरते। कितने वोटर हैं? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने परीक्षाओं की शुचिता बढ़ाई है, जिसने ईमानदारी से परीक्षाएं कराई है। आज गरीब का बेटा एसडीएम बनने का सपना देख पाता है, इसलिए इम्तिहान देने सड़क पर निकलता है। नहीं तो यहाँ पर 23 लाख फॉर्म आते थे। अखिलेश जी की सरकार में 23 लाख फॉर्म आए थे 368 चपरासी के पदों के लिए। चलो, उत्तर प्रदेश में वोटर कितने हैं?
नहीं, वोटर से क्या लेना देना? आप मैं भर्तियों की बात जानना चाह रहा हूं, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करवा रहा हूं अपने। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप बता दिए 18 वर्ष से कितने वोटर हैं? सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे तो आइए हम भी आपसे पूछते हैं। अरे मैं आप आपसे मुझसे जानना चाह रहा हूं, आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा के बारे नहीं, 25 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग 16 करोड़ वोटर है ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बूथ बूथ पर हर जगह पूरे इंतजाम हो जाते हैं, और छात्र जो देश के भविष्य हैं उनका इम्तिहान हो उसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। यह कहकर बात रफा दफा कर दी जाए। चुनाव इस देश में सबसे जरूरी है। युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा है, प्राथमिकता खूब प्राथमिकता। मुझे बोलने दीजिएगा, केवल अपनी बात थोपिएगा मत। एक कमरे में स्टूडियो में बैठ के चुनाव की तुलना एग्जाम से करना बड़ा आसान है। संदीप भाई जहां बैठे हैं वहां से बैठ के आपको चुनाव और परीक्षा एक जैसी लग सकती है। चुनाव परीक्षा एक जैसे नहीं होते हैं। चुनाव होता है, परीक्षा होती है। और 30 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने आएंगे तो आप नहीं, कोई व्यवस्था कर देगा। थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या आएगी। चुनाव में दिक्कत क्यों नहीं आती? महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों को दिक्कत क्यों आती है? सवाल मेरा मूल सवाल है ये। क्या सवाल है आपका? वोट देने में तो वोटरों को दिक्कत नहीं आती, पूरे इंतजाम कर देता है प्रशासन। वोट तो अपने गांव में पड़ता है ना संदीप जी। वोट तो अपने मोहल्ले में पड़ता है। आप इतने बड़े एंकर हैं, इतनी बड़ी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नादान हूं, तभी तो हरदोई वाले का सेंटर लग जाता है कानपुर। हरदोई में ही इम्तिहान क्यों नहीं दे देता? ये अगला सवाल है। आप अपने जवाब में सवाल दे रहे हैं मुझे। आपने अगर परीक्षाएं दी होती या आपने कंपटीशन के एग्जाम दिए होते तो आप इसका अर्थ समझते? नहीं, मैं तो ग्रीनलैंड में रहता हूं ना। चलो, मैं तो ग्रीनलैंड में रहता हूं, जानिए, आइसलैंड से आया हूं। जानना चाहिए, इस देश में मैंने इम्तिहान दिए ही नहीं। नहीं, आप केवल गूगल पढ़ के सवाल मत कीजिए। जानिए, गूगल पढ़ 2017 से पहले बगल में सेंटर पढ़ते थे और उसको लेके बच्चों की सारी मेहनत खराब होती थी। यही बच्चे इम्तिहान देते थे और परीक्षाएं लीक होती थी, भ्रष्टाचार होता था। एक परिवार से, इटावा मैनपुरी सफाई से एक ही परिवार के लोग परीक्षाओं में पास होते थे। तराजू पे तौल के नौकरियां बेची जाती थी क्योंकि सेंटर बन माफिक बनाए जाते थे। आज 30 लाख बच्चों की मेहनत बर्बाद ना हो, उनका संकल्प बर्बाद ना हो, इसलिए जरूर थोड़ी सख्ती की गई है। लेकिन आप चुनाव की तुलना परीक्षा से कर रहे हैं तो बड़ा 2021 में चुनाव की तुलना कर रहा है इम्तिहान से। यही पात्रता इम्तिहान लिया गया था शलभ जी। जो पात्रता आप नहीं साबित कर पाए उनको कितनों को नौकरी मिली पिछले 1 साल में? ये शिवम सवाल पूछ रहे थे कि पात्रता का इम्तिहान तो ले लेते हैं, फिर असल नौकरी का इम्तिहान होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, लगातार नौकरियां दी जा रही हैं, लगातार भर्तियां की जा रही हैं। आपको पता है कि बीच में चुनाव भी पड़े, उसके पहले कोरोना भी पड़ा। कोरोना के दौरान कितनी भर्तियां कर पाना मुमकिन था, यह भी आप जानते हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिकता पे रखकर भर्तियां की हैं। प्राथमिकता पे रखकर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अभी 6 महीने पहले सरकार बनी है और ये पात्रता की परीक्षा नहीं है। आप इसको पात्रता की परीक्षा से मत कहिए। अभी लेखपाल की भर्तियां हैं और आप देखिए भर्तियां निकल गई हैं। आप पूछिए इन बच्चों से। अभी तमाम जो प्रबंधकीय विद्यालय हैं उनके अंदर जो क्लास 3 की भर्तियां आ गई हैं। और ये भी जानिए संदीप, आपको जानना जरूरी है कि जो प्रबंधकीय विद्यालयों में जो क्लास 3 की नियुक्तियां होती थी पहले कैसी होती थी, जरा पूछ कर देखिएगा कि किसी का रिश्तेदार भर दिया, किसी का 10 लाख रुपए में भर दिया, किसी का 15 लाख में भर दिया, किसी का अध्यापक भर दिया। आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं भरा जाएगा, कोई पैसे पर भर्ती नहीं होगी। इसलिए पात्रता की परीक्षा हो रही है। थोड़ी समस्या जरूर आएगी, थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। आपने धांधली की बात की, कौन सा पेपर लीक हो गया, इसलिए इस तरह की भर्ती। अब मैं धांधली पर भी आता हूं। उस सवाल पर भी आपने सवाल उठाए थे। आपका पत्रकार जाग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जब आप पत्रकार के अवतार में आते हैं तो थोड़ा सा संवाद करने में मुझे और मजा आता है, जिरह करने में। धांधली की बात की, यूपी टेट में क्या हुआ था? ये तो यूपी पेट की बात हो गई। नहीं, कौन सी धांधली हुई थी आप बताइए, कहां धांधली हुई थी? अच्छा, कोई धांधली नहीं। यूपी टेट में कौन सी धांधली हुई थी? देखिए, इस तरह तो कोई भी सवाल उठा दे कि धांधली हो गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप बताइए कौन सी धांधली हुई? पेपर आउट होने के बच्चे सॉल्वर गैंग लगे हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये तो गजब आपकी बात है कि कोई अपराधी पकड़ लिया जाए तो आप बोलिए कि अपराध हो गया। कोई अपराधी अगर अपराध करने से जाने से पहले पुलिस अपराध क्या कर रहा था? पेपर सॉल्व करते, लीक करते घूम रहा था। मेरी बात सुनिए, भ्रम मत फैलाइए। अच्छा, भ्रम मत फैलाइए। आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, भ्रम मत फैलाइए। आपके भ्रम फैलाने के कारण हो सकते हैं, सुन लीजिए। कोई अपराधी अपराध करने जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको पकड़ लिया, तो उसको आप मानेंगे अपराध हो गया। 23 लोग अगर पकड़े गए हैं तो ये तो गुड वर्क है ना, इसको आप बैड वर्क नहीं। गुड वर्क तो है, पर किस लिए पकड़े गए? क्योंकि पर्चों में धांधली कर रहे थे।
उस बात को क्या नकार दिया जाए? शाबाशी के दौरान पकड़ लिए गए, धांधली नहीं कर पाए। धांधली भ्रम मत फैलाइए। अच्छा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भ्रम। सुप्रिया, एक और पत्रकार है, एक और बिल्कुल गुड वर्क है, पत्रकार के तौर पर भी बोल रहा हूँ, गुड वर्क है। कोई मुन्ना भाई अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस चाक चौबंद थी तब पकड़ा गया, प्रशासन अगर सतर्क था तब पकड़ा गया। 30 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, एक भी पर्चा व्हाट्सएप पे नहीं आया, एक भी जगह पर्चा लीक नहीं हुआ, एक भी सेंटर पे पर्चा पहले समय से 30% इम्तिहान दे ही नहीं पाए। 30%, 37 लाख में से पर्चा दे ही नहीं पाए। अरे अब आप एक काम करिए ना, आप बोर्ड एग्जाम से लेके सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के डिटेल निकाल लीजिए, यही आंकड़ा आता है। 100 में 100 लोग परीक्षा नहीं दे पाते, और ये बोर्ड एग्जाम में भी होता है। भ्रम फैलाया जा रहा है सुप्रिया श्रीनेट, पता कि आपको पहली बार पता चल रहा है। सुप्रिया आप स्क्रीन पर, सुप्रिया, भ्रम फैलाया जा रहा है, ना कोई धांधली हुई, ना कोई लापरवाही हुई है, ना कोई बदइंतजामी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। 15,84,84,005 वोटर थे अभी 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जानकारी की बात कही जा रही थी, लोगों की जानकारी बढ़ा देनी चाहिए। 15 करोड़ से ऊपर वोटर थे, 52 लाख उसमें नए वोटर थे, मतलब जो 18 वर्ष के लोग नए उसमें जुड़े थे। यूपी टेट की परीक्षा में जो पकड़ा गया था व्यक्ति पेपर लीक करते हुए, वो भाजपा की विधायक रश्मि वर्मा का भाई था, राय अनूप प्रसाद, बिहार की भाजपा की विधायक है, उनका भाई था। जानकारी के लिए सोचा ये भी बता दूं। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, दिक्कत ये है कि क्या हो सकता था। सबको पता था कि 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है। ये पात्रता की परीक्षा है, ये नौकरी मिलने की परीक्षा, ये दूसरा डिबेट है। 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और सबको पता था ये परीक्षा होनी है। कोई भी सरकार तैयारी करती है, क्या तैयारी थी? ये भेड़ चाल, ये गाय बकरी की तरह जिस तरह से भरकर गाड़ियों में बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, क्या ये तैयारी थी? ये पहला सवाल है। सरकार ने क्या तैयारी करी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल उससे भी ज्यादा अहम है। वो सवाल ये है कि अगर इलेक्शन रैली में आप जाइएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, फ्री की बस भी मिलेगी, लेकिन देश का युवा जो है अगर नौकरी के लिए जाएगा तो भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाएगा। लेकिन ये होना लाजमी है, और समझ लीजिए क्यों लाजमी है। यहां पर चुने हुए विधायक बैठकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक तरह से वो लाजमी है, और दूसरा इसलिए लाजमी है क्योंकि हमारी तो वित्त मंत्री विदेश जाकर बोल रही है रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। इसका अर्थ क्या है वो ही समझा सकती है। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है, ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है कि जब उपचुनाव होगा तो राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा, गुजरात का चुनाव होगा तो 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है चुनाव, ऐसा होता है इम्तिहानों में कहकर नहीं, आप डाइग्रेस कर रही हैं सुप्रिया। जो यहाँ पर शलभ कह रहे हैं, शलभ कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखिए, हमारा देखिए। ये सरकार तो अभी नई सरकार बनी है 6 महीने पहले, और हम नियुक्ति पत्र ऑलरेडी हमने बांटने शुरू कर दिए हैं और सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। अगर दूर रखे जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, पहले माफिया काम कर रहे थे अलग अलग इलाकों में, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए खुला खेल फरूखाबादी किया जा रहा था। उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई। अब एक पिछड़े गरीब परिवार का बच्चा भी एसडीएम बनने का सपना देख सकता है। अब देखिए, जबानी जमा खर्च तो यहाँ पर आकर कोई भी कर ले, मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। चुने हुए विधायक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर आय, बेसिक आय लोगों की न्यूनतम 5 स्टेट्स में से है, वहां पर बच्चों को 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर में जाकर एग्जाम देना पड़े, यही इनकी दूरदर्शिता दिखाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरा एक सुझाव है, मुझे लगता है ये सुझाव पे आम सहमति बननी चाहिए। एक जॉब कैलेंडर हर सरकार को बनाना चाहिए। किस दिन नोटिफिकेशन आएगा गैजेट के द्वारा और किस दिन इम्तिहान होगा, अगर पर्चा लीक हुआ क्या होगा, अगर कोर्ट में चला गया तो कैसे एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, और कब नियुक्ति होनी चाहिए। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? यहाँ पर तो दुर्गेश चौधरी को लेखपाल बनते सभी ने देखा है। पहले की सरकार बनाती है, श्रेय ले लेते हैं
पकड़ लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब की दलगत राजनीति से ऊपर इन बच्चों का भविष्य है। उनको जिस तरह से भेड़ बकरी की तरह भेजा गया वो गलत था, जिस तरह से 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर रखा गया वो गलत था। इन बच्चों की मेहनत का क्या? हम सबसे पहले 4 युवाओं ने आपसे बातचीत करी, क्या कहा उन्होंने? कौन से विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं अगर हमें नौकरी तक एक नहीं मिल सकती? और ये कोई आईएएस नहीं बना रहे हैं आप लोगों को, ये ग्रुप सी की नौकरी के लिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। सोच लीजिए इस समय देश के युवाओं का क्या हाल है, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। सरकार सारी नौकरी थोड़ा दे सकती है सुप्रिया, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। यू बीन अ फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री। सरकार सारी नौकरियां थोड़ा दे देगी, पर यहाँ अगर पारदर्शी बनाया जा रहा है, मैंने धांधली का सवाल इसलिए 3 बार पूछा, शलभ से वो कह रहे हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया, धांधली हमने होने नहीं दी। संदीप जी, क्या सरकार की ये उपलब्धि गिनाई जा सकती है कि पेपर व्हाट्सएप पर नहीं आया? ये उपलब्धि है आपकी? बार बार 4 बार बोला गया कि पेपर व्हाट्सएप पर नहीं आया, ये उपलब्धि नहीं है, ये मुंह पर कालिक पोतने का काम है कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि आज अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि बनाया जा रहा है। आपकी प्रीवियस सरकार में पेपर लीक हुए थे। मेरा अपना मानना है इन बच्चों को सुचारू रूप से परीक्षा देने का वातावरण होना चाहिए। जैसा कि उस लड़के ने कहा, गाय भैंस बैठी हुई थी, टूटा फूटा सेंटर था, बेंच तक नहीं थी, कहां इम्तिहान देने को भेज दिया गया था। 30% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, ये अपने आप में व्यथित करने वाली बात है। अब ये फिर से पढ़ेंगे, दोबारा से फॉर्म भरेंगे, दोबारा से फीस भरेंगे, दोबारा से सेंटर देने जाएंगे। हम क्या वो खोल कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ? एक वाजपेयी और यहाँ पर जो छात्रों का दर्द है, देखिए ये 37 लाख छात्र जो अभ्यर्थी थे इस इम्तिहान के लिए, उसमें हाँ सीधी नौकरी भी कुछ को मिलेगी। बड़ा पुट उन अभ्यर्थियों का था जो पात्रता अपनी साबित करने के लिए इम्तिहान देने बैठ रहे थे, और उनका दर्द यह है कि पात्रता के लिए ही इम्तिहान लेते रहोगे, असल नौकरी का इम्तिहान कब आएगा सामने? हम पात्रता ही साबित करते रहें, नौकरी कब मिलेगी? ये जायज सवाल है क्या छात्रों का? सुमित जी, इतना जिम्मेवार चैनल, इतने सीनियर और इतने जिम्मेवार पत्रकार, मुझे माफ करना जरा सा, मैं भी रिसर्च करके आता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ के आता हूँ, क्योंकि आप चैनल बगैर पढ़े तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ टिल्ट क्यों हो जाता है आपका व्यू। इसी नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि पिछले साल 20,994 वैकेंसी रिलीज फॉर लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और अदर पोस्ट, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया किसने था भाई? ये जो बोल रही हैं महोदया, इनका ही बनाया हुआ एक प्रोसेस है सारा, कि पहले प्रिलिमिनरी होंगे, फिर उसके बाद मेन होगा, उसके बाद वैकेंसी भरी जाएंगी। इसमें क्या रूल है इनके पीछे? अच्छा, छात्रों को भेड़ बकरी बना देंगे? ना सुनो ना, प्रोसेस इनका बनाया हुआ, उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। ये कहते शेड्यूल नहीं देते, पूरा नोटिफिकेशन निकालते हैं 6 महीने पहले कि भाई इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा। और एक और इंप्रेशन गलत जा रहा है कि जैसे ये यूपी तक कन्फाइन है, पूरे नेशनल से कहीं से भी कंट्री से कोई भी छात्र भर के आया है तो पूरे कंट्री के छात्रों की है ये जमावड़ा जो है 37 लाख का, और उसमें से 9 लाख नहीं दे पाए। तो ये कहना कि भाई उस गांव का उसी गांव में रख देते, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कितने आए? मेरा सिर्फ ये कहना है कि बेरोजगारी तो है ही। और अच्छा चलिए ये मान लिया बेरोजगारी है, कम से कम आज आपने ये माना, पहली बार इस दौर में नहीं रही। कांग्रेस हो, यूपीए की सरकार हो, या देवगौड़ा की हो, या वीपी सिंह की हो, या बीजेपी की हो, या वाजपेयी जी की हो, या अब मोदी जी की हो, सब में बेरोजगारी पहला मुद्दा होता है। और सारी सरकारें कोशिश भी करती हैं कि किसी तरीके से इसको कम किया जाए, ये उसी का प्रयास है। अभी आपने कहा कि 4 लाख या 6 लाख भरे गए पिछले साल, तो वो उसी का हिस्सा है। पिछले साल नहीं, 5 सालों में, इस बार के लिए भी 5 सालों में, इस बार के लिए भी हर साल भरी जाती है, वैकेंसी बकायदा रिलीज होती है। ये नहीं है हर डिपार्टमेंट में जितने रिटायर हुए उसके बाद कितनी भरनी है, कैसे भरनी, ये सरकारों का प्रोसेस है संदीप जी। इसमें कहाँ कोई आप मतलब इस तरह का टैग लग जाए कि जनता में भ्रमित हो जाए कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया बीजेपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने बड़ा गड़बड़। कहीं कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं है प्रोसेस में।
जो प्रोसेस कांग्रेस की सरकार बना गई, ये मना करता है। ओहो, कांग्रेस के तो सारे प्रोसेसेस को तरमीम करके उनको दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है 8 साल से, अब तक वो प्रोसेस पर यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है। अभी मैंने तो अभी पूरा रिसर्च नहीं किया, तभी पिछले साल 21,000 सिर्फ इसी माध्यम से भरे गए, और इस साल का जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, युवाओं की तादाद 7 से 8 करोड़, 21,000 नौकरियों का आप हवाला दे रहे हैं। 14 में आते ही समस्या को समझ लिया, इसीलिए इन्होंने कहा भैया जॉब क्रिएटर बनो, ये जॉब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। आपको जॉब प्राइवेटाइज कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, अपने आप प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सरकार की ये भी कांग्रेस की पॉलिसी है। आई एम सॉरी, अच्छा, ये भी कांग्रेस की है। अच्छा, ये कांग्रेस की है। कांग्रेस की पॉलिसी को नहीं बदल सकती सरकार। नहीं, पॉलिसी अगर देखो देश के कंट्री के इंटरेस्ट में है तो क्यों बदली जाएगी? जो पॉलिसियां अगर ठीक चल रही है वैसी चल रही है, मनरेगा भी वैसी चल रही है। तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। 21,000 गिनवा रहे हैं आप। हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, उसमें जाना ही नहीं है क्योंकि जा ही नहीं सकते। बताइए, 35 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए, 26 करोड़ तो पूरे देश में परिवार हैं, हर परिवार में बहुत से परिवारों में 2-2 लोगों को मुद्रा लोन दे दिया और नौकरी हो गई उनकी, रोजगार चल पड़ा। संदीप जी, मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये सरकार की प्रयासों में जो कमियां हैं उनको गिनाइए, और ये सरकार उन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न भी कर रही है। किसी भी सेक्टर में आप काउंट करके देख लीजिए, खाली भ्रमित करना। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये भ्रम शब्द शलभ ने भी इस्तेमाल किया, अब ए.के. वाजपेयी भी कर रहे हैं। सरकार पुरानी नीतियों को फॉलो कर रही है। एक और बात जोड़ दी ए.के. वाजपेयी ने, प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, बड़े गंभीर सवाल के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा को कहीं ना कहीं बड़े हल्के में ले लिया। देखिए संदीप जी, बड़ा गंभीर विषय है ये, और जो बेरोजगार है वो सरकार से अगर नौकरी मांगने जाता है तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का शिकार होता है, और यही अगर बेरोजगार व्यक्ति या एक युवा अगर सरकार के पसंद के धार्मिक यात्रा के ऊपर जाएगा तो यही सरकार उनके ऊपर फूल मालाएं बरसा रही है। अगर सरकार की चुनावी रैली में जाएगा तो उसका नाश्ता, खाना, पानी, बाकायदा मिनरल वाटर का इंतजार कर रही है। लेकिन यही व्यक्ति अगर सरकार से रोजगार मांगने जाता है तो सरकार का व्यवहार इस तरह का रहेगा। एक छोटे से घोटाले की बात करता हूं, अभी सलेमनी त्रिपाठी जी ने बड़े दावे कर रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 जो प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर्स की भर्ती हुई, उसमें 19,000 पदों को सरकार ने, जो ओबीसी वर्ग के पद थे, उनको खा गई यही सरकार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा स्वीकारा है कि ये सरकार की गलती है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इनका एक मंत्री का भाई बाकायदा EWS का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पाता है। इसी सरकार के अंदर BHU में अगर आप देखते हैं, 18 में से 15 नियुक्ति के ऊपर जो प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के होते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर झांसी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के पद निकलते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति को दे दिए जाते हैं। तो ये कहानी कहना कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा कहना यह है कि देखिए, बेरोजगार के साथ आप मानवीय व्यवहार कीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये कहां का कुतर्क है कि पेपर अगर आउट होंगे तो आप सेंटर चेंज कर देंगे? अरे जिस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मेरठ में पेपर है तो मेरठ में भी सरकार काम कर रही है। अगर गाजियाबाद में क्या सरकार कोई किसी और मुख्यमंत्री है, वहां प्रशासनिक क्या अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को ढकने का एक तरीका यह भी हो सकता है। संदीप जी, मेरा मानना यह है कि जिस बेरोजगार व्यक्ति से आपने फॉर्म भरा है, बाकायदा वो फीस देता है, और अगर वो फीस देता है उसका ये राइट है, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो नियर बाय स्टेशन है, क्योंकि वहां भी योगी जी की सरकार है, क्या योगी जी सरकार जो है माफियाओं के दबाव में इतना ज्यादा है, या माफियाओं का जो आतंक है वो इतना ज्यादा है? पिछली सरकार में अगर योगी सरकार की नियुक्तियों की बात करते हैं, तमाम पद के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, जो परीक्षाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और बाकायदा सारी नियुक्तियां जो देश की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट के अधीन कहीं ना कहीं नियुक्तियां तय हैं। तो मेरा कहना यह है, और एक बात और बताइए,
अगर आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, सरकारें चूंकि उनके धर्म का प्रचार प्रसार दिखाई देता है, तो वहां सरकार जो है, यही सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था फ्री कर देगी। अगर आपको लगता था कि अगर ये परीक्षा केंद्र चेंज किए गए थे तो सरकार क्या ये नहीं कर सकती थी कि जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, ऑलरेडी वो इतना दबाव में है, तो यही सरकारी संसाधन जो रोडवेज की बसें हैं, जो ट्रेन है, उनके लिए कोई ऐसा पास जारी कर सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में तमाम दलित समाज के जो युवा थे, जी सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, मुझे लगता है कि इनको जानकारी रखनी चाहिए। 8,000 से ज्यादा बसें चलाई गई, 2 दर्जन के करीब स्पेशल ट्रेन चलाई गई, और बच्चों को उसमें आई कार्ड दिखा के किसी ने उनसे पैसे नहीं लिए। बहुत सी जगहों बच्चों ने निःशुल्क यात्रा की है। रेलवे स्टेशन पे बकायदे बच्चों की हेल्प डेस्क बनाई गई। लेकिन 30 लाख बच्चे उतरेंगे, और 30 लाख बच्चे इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि परीक्षा बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हो रही है, 8,000 बसें ईमानदारी से हो रही है। शलभ 8,000 बसें, 50 बच्चे उसमें बैठ जाएं, 40, 8,000 में 50 लोग बैठे तो 4 लाख, 2 दर्जन ट्रेन, कितने लोग? 2 लाख। संदीप, 30, आपको क्या लगता है कि 30 लाख बच्चों को सबको एक एक बस दे देनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं। या परीक्षाओं में कभी दी गई है क्या? हाँ। अभी बैठ के हमारी कांग्रेस की बहन हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बता रही थी। अभी राजस्थान के भीतर क्या हुआ है? 2500 भर्तियों में, एनएचएम की भर्तियों में 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए लिए गए। वहां के लिए जुबान नहीं खुलती। राजस्थान की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। रीट की जो एग्जाम हुए हैं, REET, उनमें बकायदे वहां भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्रियों और तमाम लोगों के रिश्तेदार वहां पे भरे गए हैं। बच्चे वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। आप वो दिन भूल जाते हैं जब लखनऊ के भीतर राजस्थान से बच्चे आए थे, प्रियंका वाड्रा जी जब आई थी, और प्रियंका वाड्रा जी के सामने कांग्रेस के लोगों ने उनको लातों घूसों से मारा, क्योंकि वो बच्चे ये कहने आए थे कि राजस्थान के भीतर भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हाल फिलहाल के सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। वहां की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। दलों का चरित्र दर्शाता है क्या? वहां की सरकार एनएचएम की जो संविदा की भर्तियां हैं, उन भर्तियों में 2-2 लाख रुपए ले रही है। संविदा की भर्तियों पर विपक्ष आप पर जो आरोप लगाता है, विपक्ष पर लगा रहे हैं। दरअसल युवा तो ये कहेगा कि सारे राजनीतिक दल वो इस समाज में सभी नंगे हैं। दरअसल बात ये उभर कर सामने आ रही है क्या? युवा प्राथमिकता नहीं है, रोजगार प्राथमिकता नहीं है। संदीप, फर्क है। उनके आरोप में हमारे आरोप में फर्क है। वो हमारे पर परीक्षाओं में बद इंतजामी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं साबित कर सकते। आप उठाकर देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। जो संविदा की भर्तियां आई हैं, जिनमें 8-8 हजार रुपए मिलता है, उनमें बच्चों से 2.5 लाख रुपए लिया गया। रीट की परीक्षा में क्या हुआ है? सुप्रिया, जवाब दीजिए। 30 सेकंड प्लीज, थोड़ा सा वो शूट कर रहा हूं मैं। सुप्रिया, शलभ, आपने आरोप लगाया, सुप्रिया जवाब दें। मैं 30 सेकंड्स नहीं, मैं 10 सेकंड्स में बता देती हूँ। पिछले 3 साल में 17 पेपर लीक हुए हैं। जुलाई 2017 में यूपीएसआई का, फरवरी 2018 में यूपीपीसीसीएल का, सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पद, नवंबर 2020 में प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा, जनवरी 2021 में सीटेट, नवंबर 2021 में यूपीटीआईटी, और अभी जुलाई में लेखपाल की परीक्षा नहीं करा पाए थे और सबकी नजरें टिकी हुई थी यूपी पेट कराने में। तो इधर उधर की बातें करना अपनी बात है। हम पर जितने आरोप लगा लीजिए, सत्ता में आप हैं, इस समय काम आपको करना है। राजस्थान में सत्ता में आप हैं कि 8 बसें लगाकर आप बच्चों को गंतव्य तक पहुंचा देते, वो अलग बात है। लेकिन राजस्थान में आपको कहीं पर भी ये भेड़ चाल नहीं मिलेगा। ये भेड़ बकरी की तरह ठूसे बच्चे नहीं मिलेंगे। ये इस तरह का कुप्रबंधन नहीं मिलेगा। परीक्षाएं लीक होकर, कुप्रबंधन, बद इंतजामी, लापरवाही, धांधली, उनसे बड़ा सवाल आज वहां तक चर्चा नहीं गई, पर मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं किसी भी मुद्दे का। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार, जो मेरा पहला सवाल था। पद 1, आवेदन 1000। इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा सरकारों को, साझा प्रयास करना पड़ेगा, चाहे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, केंद्र और राज्यों के बीच कदमताल करनी होगी, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल कर पाएंगे। वरना डेमोग्राफिक लायबिलिटी, बेरोजगार युवा वो शक्ति नहीं, वो देश को कमजोर करने वाली एक आफत क्या हम क्रिएट कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं। तो राजनीतिक जमात को, हमारी सरकारों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।